बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट हमने अपना सीएमए का लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड किया था जिसमें हमने सीएमए के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे और वो लेक्चर 1 था। तो आज स्टार्ट के तकरीबन 15-20 मिनट में हम चैप्टर नंबर 0 बेसिक कॉन्सेप्ट वाला कंप्लीट कर लेंगे और फिर जो है हम चैप्टर नंबर 1 जो हमारा इन्वेंटरी वैल्यूएशन है सीएमए का पहला चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा जी, लास्ट वाले लेक्चर में वी हैव डन विद दी प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 और इसमें आप लोगों ने कि ट्रांजैक्शंस को रीड करने के बाद ये डिसाइड करना था आइदर इट्स अ प्रोडक्ट कॉस्ट नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट। अगर तो वो नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है तो वो सीधा जाएगा इनडायरेक्ट कॉस्ट में, और अगर तो वो प्रोडक्ट कॉस्ट है फिर आपने सोचना है कि वो मटेरियल की कैटेगरी में आएगा, लेबर की कैटेगरी में आएगा या एफ की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, मैं रेंडमली 3-4 और करवा देता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम ये यूज़ कर लेते हैं 5 वाला कॉस्ट ऑफ केमिकल यूज इन लेबॉर्ट्री। अब लेबॉर्ट्री फैक्ट्री का हिस्सा नहीं होता, लेबॉर्ट्री में रिसर्चेज होती हैं। तो जो हमने लेबॉर्ट्री में केमिकल यूज़ किया, अब हमें पता चल गया ये मेरा नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है। कहाँ पर है? नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है, क्योंकि जो लेबॉर्ट्री है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होती है और ये फैक्ट्री में नहीं है। ठीक है जी, ये तो रिसर्च सेंटर सेपरेटली होंगे। तो ये नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट है और नॉन प्रोडक्ट कॉस्ट मुझे पता है मेरा इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। ठीक है जी। अच्छा, एक और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं 10 वाला वेजेस ऑफ सिक्योरिटी गार्ड फॉर फैक्ट्री। अब फैक्ट्री के जो भी खर्चे आ जाए ना, फैक्ट्री की याद रखिएगा, फैक्ट्री के साथ जो मर्जी खर्चा अटैच कर दे। जैसे ही फैक्ट्री का नाम पढ़ा फ़ौरन मेरे जहन में आ गया भाई तुम तो एफ ओ एच हो, तुम तो एफ ओ एच हो, क्योंकि फैक्ट्री के सारे खर्चे हमारे फैक्ट्री ओवरहेड्स होंगे। अब जो कि सिक्योरिटी गार्ड इंसान है और ये फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड है। अब सिक्योरिटी गार्ड तो चीज़ें नहीं बना रहा होगा। जब सिक्योरिटी गार्ड चीज़ें नहीं बना रहा होगा तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट लेबर की कैटेगरी में जाएगा। तो क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड फैक्ट्री का है तो ये बन गया प्रोडक्ट कॉस्ट। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में ये इंसान है तो या तो डायरेक्ट लेबर होगा या तो इनडायरेक्ट लेबर होगा। क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है तो ये इनडायरेक्ट लेबर है। क्या है? इनडायरेक्ट लेबर। और अगर इनडायरेक्ट लेबर है तो ये एफ का कॉस्ट बनेगा और एफ तो हमारा होता है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें को देखते हैं 19 वाला सैलरी ऑफ सुपरवाइजर वर्किंग इन अ फैक्ट्री। फिर फैक्ट्री आ गया, फैक्ट्री का एक्सपेंस एफ होगा क्योंकि सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर चीज़ें तो नहीं बना रहा, लेकिन क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है इसलिए बन गया प्रोडक्ट कॉस्ट। और सुपरवाइजर इंसान है तो ये इनडायरेक्ट लेबर होगा, और इनडायरेक्ट लेबर है तो ये हमारे पास एफ होगा, और एफ तो होता ही इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है जी। अच्छा जी, और क्या देखें? 28 वाला देखते हैं ज़रा, वेजेस ऑफ फॉक लिफ्ट ड्राइवर हु हैंडल रॉ मटेरियल। अच्छा, अब रॉ मटेरियल जो है वो रॉ मटेरियल जो स्टोर होगा ये फैक्ट्री में होगा। अगर ये फैक्ट्री का है तो ये ऑब्वियस बात है प्रोडक्ट कॉस्ट होगा। अब प्रोडक्ट कॉस्ट में से कौन सा खर्चा है? क्या ये डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है? अब वेजेस ऑफ फॉक लिफ्ट ड्राइवर हु हैंडल रॉ मटेरियल, फॉक लिफ्ट ड्राइवर ये होता है अगर आप किसी बड़े से मार्ट गए हों, पैकेजेस मॉल गए हों या आप मेट्रो स्टोर गए हों, वहाँ पे आपने देखा हो कि एक गाड़ी होती है, जैसे कि अगर आपने देखा होगा अक्सर जो वार्डन के पास भी एक फॉक लिफ्ट ड्राइवर होता है, वो अगर किसी ने रॉन्ग पार्किंग की हुई है वो गाड़ी को उठाएंगे और गाड़ी को उठा के साइड पर रख देंगे। ठीक है, वो जो लिफ्टर होता है जिससे वो गाड़ी लिफ्ट करते हैं और उसको जो ड्राइव करने वाला होता है वो फॉक लिफ्ट ड्राइवर होता है। तो फॉक लिफ्ट ड्राइवर क्या होगा? स्टोर अगर हमारी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो बड़े बड़े बॉक्सेस को क्या करेगा? कैरी करेगा, लिफ्ट करेगा और ऊपर जाके शेल्फ में रख दिया करेगा। ठीक है, तो फॉक लिफ्ट ड्राइवर है, इसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट कॉस्ट ऑब्वियसली हिस्सा तो बनेगा क्योंकि इंसान है तो इनडायरेक्ट लेबर होगा, और इनडायरेक्ट लेबर हमारा एफ जो होता है और ये हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट में चला जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह से आप लोगों ने कंप्लीट कर लिए होंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास हाँ ठीक है, आज का जो हमारा यहाँ से जो क्लास हमने स्टार्ट करनी थी मेन, वो हमारे पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर था। कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर की बात करें तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन बाय बिहेवियर में हमारे पास फिक्स कॉस्ट आ जाती है, वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है और एक स्टेप फिक्स कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, अब वन बाय वन इन सारों को देखते हैं। तो नंबर वन हमारे पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। नंबर वन हमारे पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। ठीक है जी, फिक्स कॉस्ट पहले सबसे पहले हम पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा जी,
तो फर्स्ट वन हमारे पास आ गया बच्चों, यहाँ से फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कौन सी होती है, याद रखिएगा। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिसका एक्टिविटी प्रोडक्शन लेवल से कोई ताल्लुक नहीं होता। ओके, हम चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस करें, चीज़ें कम प्रोड्यूस करें, फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रहती है। तो दैट्स वाई फिक्स कॉस्ट जो है ये वो कॉस्ट होगी जिसका एक्टिविटी लेवल से, जिसका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये टाइम पीरियड कॉस्ट है, यानी कि पर मंथ, फॉर एग्जांपल हम एम्प्लॉयज़ को पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, तो चीज़ें बनाए या ना अपने पर मंथ वो सैलरी लेगा। बिल्डिंग का रेंट है पर ईयर, तो पर एनम जो है हम बिल्डिंग का रेंट दे रहे हैं, प्रोडक्शन करें ना करें तो जिसकी फैक्ट्री होगी, जिसकी बिल्डिंग होगी, वो किराया लेने आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो फिक्स कॉस्ट है ये हमारे पास टाइम कॉस्ट होती है, पीरियड कॉस्ट होती है, ये प्रोडक्ट कॉस्ट नहीं होती, क्योंकि इसका एक्टिविटी से, प्रोडक्ट से कोई ताल्लुक नहीं होता। चीज़ें बनाऊँ ना बनाऊँ, ज़्यादा बनाऊँ कम बनाऊँ, टोटल प्रोडक्ट कॉस्ट रिमेन सेम रहती है। ठीक है, होप सो ये आपको बात समझ लगी होगी। तो फिक्स कॉस्ट हैज़ नो रिलेशन, फिक्स कॉस्ट हैज़ रिलेशन विद टाइम बट नॉट विद दी प्रोडक्शन और एक्टिविटी। ठीक है, सो प्रोडक्शन ज़्यादा करूँ, या कम करूँ, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रहती है। ठीक है, अब इसी को समझ लेते हैं एक डायग्राम से ज़रा। ठीक है, अगर इतना भी कंसेप्ट समझ लें तो काफ़ी होता है, कोई ख़ास डायग्राम की ज़रूरत नहीं है, बस वैसे ही थोड़ी सी और चीज़ें क्लियर हो जाती हैं डायग्राम से ज़रा। ठीक है जी, तो फॉर इंस्टेंस हमने जो फैक्ट्री है वो रेंट पे लिए एंड द फैक्ट्री रेंट इज़ दी 50,000 पर एनम पर मंथ। सो 50,000 जो है वो हमारा फैक्ट्री का रेंट आ गया पर मंथ। तो देखिए मैंने यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा आउटपुट, आ जाएगा क्वांटिटी इज आउटपुट, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा टोटल फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, अच्छा जी, मैंने कोई यूनिट नहीं बनाया, 0 यूनिट बनाए, मैंने कोई यूनिट नहीं बनाया, मालिक मकान आ गया, भाई किराया बिल्डिंग का, तो हमने कभी किसी से कराया, अभी तुमने यूनिट ही नहीं बनाए, तो भाई मेरी तरफ से अगले महीने भी ना बनाओ, मेरी तरफ से अगले महीने भी ना बनाओ, 1 महीना मेरी बिल्डिंग तुम्हारे पास रही है, तुम चीज़ें बनाओ या ना बनाओ, मुझे इससे क्या लेना देना। 1 महीना तुम्हारे पास रही है, मुझे तो किराया चाहिए, तो क्या करेंगे, हम उसको किराया दे देंगे। ठीक है, फिर हमें गुस्सा आया, तो हमने कहा ये क्या बात हुई, भाई मैंने चीज़ें बनाई नहीं, किराया लेने आ गया पूरे महीने बाद। अब हमें गुस्सा आ गया, हमने गुस्से में आके पूरे 10 यूनिट बना डाले, गुस्से में आके पूरे 10 यूनिट बना डाले। तो अब किराया कितना दूंगा अगले महीने, दोबारा 50,000 ही दूंगा। फिर हमें गुस्सा आया, फिर हमने और गुस्सा किया, फिर हमने और गुस्से में क्या किया, 100 यूनिट बना डाले। अब 100 यूनिट बनाई तो किराया कितना दूंगा, अगेन 50,000 ही दूंगा। फिर हमें और गुस्सा आया, हमने और गुस्से में आके, इस बार तो हमने आखिरी कर दी गुस्से की, तो हमने 1000 यूनिट बना लिया। अब जब हम 1000 यूनिट बना लिए, अब वो मालिक मकान आएगा कहा वाह ज़बरदस्त, बड़ी तरक्कियाँ हो रही हैं, बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी ज़बरदस्त कमाइयाँ हो रही हैं यार, बड़ी ज़्यादा, हज़ार यूनिट बनाना शुरू कर दिया आप लोगों ने, तो यार किराया ज़्यादा दे दो। तो हम क्या कहेंगे, चल भाग जाए यहाँ से, 50,000 जो तय हुआ था वही मिलेगा, इससे ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। तो इसका मतलब यूनिट ज़्यादा बनाऊँ या कम बनाऊँ, क्या फ़र्क पड़ता है, टोटल कॉस्ट रिमेन सेम रहेगी। तो जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है ये रिमेन सेम रहती है, ये चेंज नहीं होती। ठीक है जी, तो ये हमने बात देख ली। ठीक है जी, तो ये मेरे पास हो जाएगी टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो यूनिट 0 बनाऊँ, ज़्यादा बनाऊँ, कम बनाऊँ, टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम रहेगी, चेंज नहीं होती। ठीक है, अच्छा जी, अब ये हमने टोटल कॉस्ट का बिहेवियर देख लिया, टोटल फिक्स कॉस्ट के बिहेवियर देख लिया टोटल में। लेकिन अगर हम पर यूनिट में बिहेवियर देखें तो क्या होगा। ठीक है, पर यूनिट में बिहेवियर जानने के लिए तो क्या करते हैं, एक ज़रा कैलकुलेशन कर लेते हैं, ज़रा कैलकुलेशन से ज़रा चीज़ें समझना समझाना दोनों आसान होती हैं, तो ज़रा कैलकुलेशन देख लेते हैं। तो कैलकुलेशन में हमारे पास फॉर एग्जांपल यूनिट्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, और यूनिट्स में मेरे पास आ जाएंगे, उसके बाद टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ से हम फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है जी, तो हमने 1 यूनिट बनाए, 1 यूनिट बनाया, और फिर मैंने कितने यूनिट बनाए, 0 नहीं ले रहा, 1 ले रहा हूँ। ठीक है जी, अच्छा जी, 10 यूनिट बनाए, फिर मैंने ज़रा 100 यूनिट बना ली, और फिर मैंने 1000 यूनिट बना ली। ठीक है जी, अगर मैं 1 यूनिट बनाऊँ तो किराया कितना दे रहा था, 50,000 दे रहा था, तो 50,000, 1 यूनिट बनाऊँ तभी किराया 50,000 है, 10 यूनिट बनाऊँ तभी किराया 50,000 ही दूंगा, 100 यूनिट बनाऊँ तभी किराया 50,000 ही दूंगा, नथिंग रिमेन चेंज, और 1000 यूनिट बनाओ और तब भी फिक्स रहेगा। तो इसका मतलब ये देखें कि यूनिट ज़्यादा बनाता जा रहा हूँ पर टोटल फिक्स कॉस्ट की सेहत पे असर ही नहीं पड़ा, वो रिमेन सेम है। तो भाई ये तो इसकी नेचर है कि जो टोटल फिक्स कॉस्ट होती है वो टोटल में चेंज नहीं होती।
अब आ जाए फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, जिसको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट को एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? एवरेज फिक्स कॉस्ट या फिक्स कॉस्ट पर यूनिट, इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि टोटल यूनिट्स। ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक यूनिट बनाने की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 50,000 है। तो अगर 50,000 फिक्स कॉस्ट है एक यूनिट बनाने के लिए, तो एवरेज कितना आया? एवरेज तो 50,000 आ गया। ठीक है जी। अच्छा जी, अगर 10 यूनिट बनाता हूँ तो 50,000 डिवाइडेड बाय 10 कर दूंगा, तो आंसर कितना आ जाएगा? 5,000। और अगर 100 यूनिट बनाऊँ तो क्या करूँगा? 50,000 टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल यूनिट कितने बनाए? अब 100 बनाए, तो जब 100 से डिवाइड करूँगा, अब फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई पर यूनिट? 500 आ गई। और जब 1000 यूनिट्स बनाऊंगा तो अब चेक करें फिक्स कॉस्ट कितनी हो गई? 50 रह गई। तो चेक करें, जैसे जैसे मैं यूनिट ज़्यादा बनाता जा रहा हूँ, मेरी फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होती जा रही है। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे एक बात सीखने को मिली कि टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, जबकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा यूनिट बनाने से कम हो जाती है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का? तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बच्चों कुछ इस तरह से बनेगा। दिस इज द फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ग्राफ। ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट का ग्राफ बनेगा। जैसे जैसे मैं यूनिट ज़्यादा बनाऊंगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट यहाँ से मेरा कम होता चला जाएगा। डन हो गया? ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हुआ, हमने दो बिहेवियर फिक्स कॉस्ट के पढ़े। फिक्स कॉस्ट भाई साहब टोटल में रहते हैं सेम, पर यूनिट में हो जाते हैं डिक्रीज। तो जितने ज़्यादा यूनिट बनाऊंगा फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। तो ये बात याद रखनी है। तो प्रोडक्शन ज़्यादा या कम हो, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, लेकिन अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में कम आएगी, और प्रोडक्शन कम करूँगा तो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट ज़्यादा आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी बिजनेस में उसकी फिक्स कॉस्ट आ रही है, उसको चाहिए ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करे ताकि फिक्स कॉस्ट कम होते 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 तकरीबन नियर टू जीरो हो जाए। डन बच्चों? एग्जाम्पल देख लें फिक्स कॉस्ट पर यूनिट की। एग्जाम्पल क्या है? रेंट एक्सपेंस, सैलरीज, इनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। इंश्योरेंस कॉस्ट पर एनम, एडमिन कॉस्ट, एनुअल इंटरेस्ट कॉस्ट। ठीक है, ये सारे के सारे फिक्स इन नेचर हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाए वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? जैसे नाम से पता चल रहा है, वेरी करेगा विद प्रोडक्शन लेवल, विद एक्टिविटी लेवल। सो व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? So variable cost is the cost that increase with the increase in production level and that decrease with the decrease in production level. जितना प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे उतनी वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा। जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा उतना मटेरियल ज़्यादा लगेगा, लेबर ज़्यादा लगेगी। जितनी प्रोडक्शन कम करूँगा उतना मटेरियल कम लगेगा, लेबर कम लगेगी, एफओएच कम लगेगा। सिंपल इज दैट। तो वेरिएबल कॉस्ट का टोटल में क्या रिलेशन बना? वो ये बना कि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट मेरी ज़्यादा आएगी। और रिवर्स तो खुद कर सकते हैं ना। तो अगर प्रोडक्शन कम करूँगा वेरिएबल कॉस्ट कम आएगी, और अगर प्रोडक्शन ही ना करूँ, मान लें कि मेरा प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट इज इक्वल टू जीरो है, सो इन दैट केस सो व्हाट्स द वेरिएबल कॉस्ट? व्हाट विल बी द वेरिएबल कॉस्ट इफ आउटपुट इज इक्वल टू जीरो? देन वेरिएबल कॉस्ट ऑल्सो भी जीरो। वेरिएबल कॉस्ट भी जीरो होगी। अगर आउटपुट जीरो, वेरिएबल कॉस्ट, भाई कुछ बनाना ही नहीं है ना, तो ना मटेरियल खरीदूंगा ना लेबर को हायर करूंगा। ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे ये पता चला कि वेरिएबल कॉस्ट का प्रोडक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। वेरिएबल कॉस्ट के प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है जी। अब इसको भी ज़रा देख लेते हैं, ज़रा डायग्राम बना के। ठीक है जी। जिस तरह से हमने टोटल फिक्स कॉस्ट को डायग्राम से देखा, इसको भी डायग्राम से देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, एक टोटल वेरिएबल कॉस्ट की डायग्राम बना लेते हैं, और एक हम बना लेते हैं पर यूनिट के लिए। ठीक है जी, ताकि दोनों की हमारे सामने कैलकुलेशन आ जाए। उसके बाद फिर एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से इन सबको फर्दर समझा दूंगा अगर समझ ना हुआ तो। अच्छा जी, चलें जी। पहला वाला ग्राफ आपके सामने आएगा, दैट इज द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान ले एक मार्कर है, पर ये मार्कर तो नहीं है। ठीक है,
मार्कर, मान लीजिए मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है और ये हम 50 रुपये का बनाते हैं, मतलब इसके अंदर जो मटेरियल लगता है, जो लेबर लगता है, जो एफओ लगता है, सारे खर्चे लगते हैं, 50 रुपये का ये मार्कर बन जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ जब मैंने ज़ीरो मार्कर बनाए, ज़ीरो कॉस्ट आई, तो एक मार्कर कितने का बनता है, तो एक मार्कर बनता है 50 रुपये का। जब दो मार्कर बनाऊंगा तो बताएं दो मार्कर कितने के बनेंगे, आप कहेंगे सर एक 50 का बनेगा तो दो 200 के बनेंगे, कि 200 के बनेंगे, 200 के बनेंगे, और ये 200 है, 200 रुपये के बनेंगे। दो मार्कर बनाऊंगा तो वो 100 रुपीज़ कॉस्ट करेंगे, 100 रुपये के बनेंगे दो मार्कर। भाई अगर 3 मार्कर बनाने हों तो कितना खर्चा आएगा, आपके साथ 150 रुपये आ जाएगा, 150 आ जाएगा। अगर 4 मार्कर बनाने हों तो कितना खर्चा आएगा, आपके साथ 200 का आ जाएगा खर्चा, ठीक है। इसका मतलब जो 0 यूनिट बनाने थे तो कॉस्ट भी 0 थी, 1 यूनिट पे 1 मार्कर पे 50 की कॉस्ट थी, 2 मार्कर पे हमारे पास 100 की कॉस्ट थी, और जब 3 मार्कर बनाए थे तो हमारे पास 150 की कॉस्ट थी, और जब हमने 4 मार्कर बनाने थे तो हमारे पास 200 की कॉस्ट थी, ठीक है। तो ये हमारे ग्राफ के पॉइंट्स बन गए, और ये हमारा बन गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ। इसका मतलब ये हुआ कि जितने ज़्यादा यूनिट्स बनाऊंगा उतनी ही ज़्यादा मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट आएगी, जो डायरेक्ट रिलेशनशिप बना हमने, जो मैंने कि ये वाला बताया आपको, ठीक है। अब अगर हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का एनालिसिस करें तो क्या होगा, ये देख लेते हैं। देखें, बल्कि ये आपको पहले न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करवाता हूँ, फिर ग्राफ से करवाता हूँ, तो आपको ज़रा जल्दी समझ लग जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए तो हमें सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट की कैलकुलेशन को हमने देखना पड़ेगा, जिस तरह हमने फिक्स कॉस्ट कैलकुलेशन की, तो ये वाली भी कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे आ जाए, तो सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा यूनिट्स, तो यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास यूनिट्स, और यूनिट्स के बाद हमारे पास आ जाएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, और हमारे पास यहाँ से आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, डन। अच्छा जी, एग्जांपल में हमारे पास 0 यूनिट बनाए तो ऑब्वियस बात है वेरिएबल कॉस्ट भी 0 आनी है। 1 यूनिट बनाया वो बनता है 50 रुपये का, 2 यूनिट बनाए 100 के बनेंगे, 3 बनाए 150 के बनेंगे, 4 बनाए 200 के बनेंगे, डन। अब देखता हूँ कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला क्या, टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, डन बच्चों। ये यहाँ पे 0 ही आएगा, 0 डिवाइड बाई 0 0 ही रहेगा, डन। अच्छा, अब 1 यूनिट बनाए तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी आएगी, तो सिंपल इज दैट 50 डिवाइड बाई 1 करूँगा, आंसर आएगा 50। अगर 2 यूनिट बनाऊँ तो टोटल कॉस्ट 100 आ गई 2 यूनिट की, तो आंसर इज इक्वल टू 50। और अगर तीसरी की बात करूँ तो 150 डिवाइड बाई 3 करूँगा तो आंसर आ जाएगा अगेन 50। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम रहता है, और रहना सेम चाहिए, चेंज नहीं हो सकता ये। मान लो अगर मैं ये एक मार्कर मैं 50 रुपये का बना रहा हूँ, कोई इन्फ्लेशन नहीं हुई, कोई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं हुई, कोई हालात ख़राब नहीं हुए, एवरीथिंग रिमेन सेम, कांस्टेंट, सब कुछ सेम है, तो अगर एक मार्कर जितने का बना है, तो जब इस तरह का दूसरा बनाऊंगा वो भी 50 रुपये की कॉस्ट का करेगा, वो भी 50 रुपये का बनेगा। जब इस जैसा तीसरा मार्कर बनाऊंगा बच्चों वो भी 50 रुपये का बनेगा। इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट की नेचर है ये पर यूनिट में सेम रहेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहेगा। तो हमारे केस में अगर जितने मर्जी यूनिट बनाओ हर एक यूनिट 50 रुपये का बनेगा, तो 0 पे 0 आ जाएगा। पहला यूनिट बनाऊं तो 50 की कॉस्ट करेगा, दूसरा बनाऊं तो 50 की कॉस्ट करेगा। अब यहाँ पे 1 2 ना लिखें, थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ पे लिखें फर्स्ट यूनिट 50 रुपये का बनेगा, सेकंड यूनिट वो भी 50 का बनेगा, थर्ड यूनिट वो भी 50 का बनेगा, फोर्थ यूनिट वो भी 1050 का बनेगा, और अगर मैं थाउजेंड्स यूनिट कर दूं तो वो भी 50 का ही बनेगा। तो फिक्स कॉस्ट जो है वेरिएबल कॉस्ट जो है ये पर यूनिट में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन सेम। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है इसकी नेचर क्या है, ये सेम रहती है। चीज़ें ज़्यादा बनाओ या कम बनाओ हर यूनिट 50 रुपये का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और एक बात याद रखिएगा, वेरिएबल कॉस्ट नॉर्मली हम उसको पर यूनिट में देखते हैं,
और आगे वो जितने नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई होगा उसका उतना कॉस्ट बढ़ जाएगी। वेरिएबल कॉस्ट यूनिट अगर 50 है तो अगर मैं 10 यूनिट बना रहा हूँ तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 10 इंटू 50 500, ठीक है। और इसी तरह अगर 5 यूनिट बना रहा हूँ तो 5 इंटू 50 250। तो वेरिएबल कॉस्ट में यूनिट ज़्यादा बनाऊंगा, वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा, यूनिट कम बनाऊंगा, वेरिएबल कॉस्ट कम। लेकिन नॉर्मली जो वेरिएबल कॉस्ट की नेचर रहती है वो वेरिएबल कॉस्ट की नेचर पर यूनिट में रहती है, ठीक है, ताकि उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल में लेके जाया जा सके, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि वेरिएबल कॉस्ट टोटल में इंक्रीज होगी अगर आउटपुट इंक्रीज हो जाए, और अगर आउटपुट इंक्रीज भी हो जाए तो पर यूनिट में वो ज़्यादा सेम रहता है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में चेंज नहीं होती। तो यहाँ से हमने टोटल वाली बात कर ली, और अगर मैं सेम वाली बात करूँ तो बच्चों प्रोडक्शन को आउटपुट कहते हैं, प्रोडक्शन को आउटपुट कहते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा करूँ या कम करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की सेहत पर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है बच्चों। ये बात याद रखनी है, काम आएगी आगे चल के जब हमने पास पेपर करने तो ये बातें आपको क्या करेंगी, सपोर्ट देंगी। तो इनको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, तैयारी वाली तो हमें आती हैं तो हम कर ही लेंगे, ठीक है। अगर अगर आप कर ही लेते तो भाई मैं ये क्यों रिकॉर्ड करवाता लेक्चर, मैं क्यों पढ़ाता फिर, अगर आप लोगों ने कर ही लेना तो क्योंकि आप नहीं कर रहे होते हैं ना। जब पास पेपर में ये बात आती है फिर आप सुम्म बुकमन हो जाते हैं, फिर आप गूंगे बहरे हो जाते हैं, फिर पता नहीं चलता, आपको हाथ पाँव फूल जाते हैं, वो ये क्या हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो करवाया जा रहा है इसको सीरियस होके कंसीडर कर लें। एग्जाम्पल देख रहे थे जनाब, मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, प्रोडक्शन ज़्यादा करूँगा डायरेक्ट मटेरियल ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल मेहमान आ गए, रोटियां ज़्यादा पकनी है, आटा ज़्यादा गूंदना पड़ेगा, मटेरियल ज़्यादा लगेगा, ठीक है जी। एक बंदे से रोटियां नहीं बन रही तो 2 बंदों से रोटियां बनवा लेंगे, ठीक है जी। इंडस्ट्री में चलेंगे, ऑब्वियस बात है, डिमांड ज़्यादा आ गई, प्रोडक्शन ज़्यादा करनी है तो रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद लूँगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा खरीद लूँगा, लेबर ज़्यादा चाहिए होगी तो कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर ले आऊँगा, यार ठीक है थोड़ा सा काम आ गया, ज़रा काम कर लो, ज़रा दिहाड़ी दे देंगे आपको, ठीक है। नहीं तो जो एग्जिस्टिंग लेबर होगी उसकी मिन्नत तरले कर लेंगे। खैर पाकिस्तानी वाली इंडस्ट्री तो मिन्नत तरले करते नहीं हैं, वो कहते हैं ठीक है काम करना करो, नहीं तो अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन बाहर ऐसा नहीं होता, बाहर तो लेबर की इसी खासी इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है जी। तो लेबर का हल्का फुल्का स्वरूप भी होता है, ठीक है जी। तो अगर उनसे ओवर टाइम करवाना है तो उनसे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, सर आप प्लीज़ ओवर टाइम कर दें, तो आप ऑलरेडी 8-9 घंटे काम कर रहे हैं तो ओवर टाइम कर लें, आपको हम ज़्यादा पैसे देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ज़्यादा लगेगी अगर हमें ज़्यादा काम करवाना है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, तो जो वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया और अदर वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए वो भी ज़्यादा होंगे। सेल्समैन कमीशन, क्योंकि जितनी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी उतने यूनिट ज़्यादा बिकेंगे, जितने यूनिट ज़्यादा बिकेंगे उतने सेल्समैन का कमीशन भी ज़्यादा होगा, तो ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। एनी कॉस्ट विच चेंज विद वॉल्यूम, हर वो कॉस्ट जो आउटपुट प्रोडक्ट के साथ एक्टिविटी के साथ एसोसिएट है, जुड़ी हुई है, तो वो भी मेरी क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि जैसे वॉल्यूम बदलेगा वो कॉस्ट बदलेगी तो वेरिएबल है। वॉल्यूम बदलने से कॉस्ट बदले वेरिएबल है, वॉल्यूम बदलने से कॉस्ट ना बदले ये टोटल फिक्स कॉस्ट। और एनी कॉस्ट गिवन एज परसेंटेज ऑफ सेल, सेल के साथ जो भी परसेंटेज आ जाए, ठीक है, जैसे कोई डिस्काउंट आ गया, सेल कमीशन आ गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। और लास्ट में मशीन ओवरहॉलिंग, मशीन पार्ट रिप्लेस एट एवरी 10,000 आवर, हर 10 घंटे बाद, हर 10 घंटे बाद जो है हम मशीन का पुर्जा बदल रहे हैं। ऑब्वियस बात है, जब मशीन का पुर्जा हर 10 घंटे बाद बदलेंगे तो मशीन चलेगी, मशीन चलेगी 10,000 घंटे पूरे होंगे तो फिर हम पुर्जा बदलेंगे। और मशीन चलेगी क्यों, एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि प्रोडक्शन करनी होगी, चीज़ें बनानी होगी तो ही तो मशीन चलेगी ना। और मशीन जब 10,000 घंटे पूरे करेगी तो ही तो मैं मशीन का वो पार्ट रिप्लेस करूँगा ना। तो मान लें पूरा साल जो है वो प्रोडक्शन की ज़रूरत हमें इतनी नहीं पड़ी और पूरा साल गुजर गया, मशीन 10,000 घंटे तक नहीं पहुंच पाई, तो ठीक है यार, 10,000 घंटे तक अगर नहीं मशीन पहुंच पाई तो पुर्जा क्यों चेंज करूंगा, पार्ट क्यों रिप्लेस करूंगा, ज़रूरत ही नहीं है। अभी तक पूरा साल गुजर गया, 6,000 घंटे मशीन चली है, तो 4,000 घंटे जब अगले साल जो है वो मशीन पूरा करेगी तब जाके पुर्जा बदलूंगा ना। तो ये भी मशीन ओवरहॉलिंग या पार्ट रिप्लेस करूँगा और उसका ताल्लुक नंबर ऑफ मशीन आवर्स के साथ होगा, तो बच्चों ये भी मैं क्या कंसिडर करूँगा, वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर करूँगा, ठीक है। लास्ट हमारे पास रहेगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। कॉस्ट में टोटल कॉस्ट को सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और ज़्यादातर इसको सेमी वेरिएबल कॉस्ट के नाम से पुकारा जाता है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज़ नथिंग बट योर टोटल कॉस्ट। सो सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज़ द टोटल कॉस्ट, ये हमारे पास टोटल कॉस्ट होती है। और टोटल कॉस्ट के बारे में तो आप जानते हो, टोटल कॉस्ट के बारे में तो आप
जानते हो इकोनॉमिक्स में सारी सारी इकोनॉमिक्स में आप लोगों ने पढ़ी हुई चीज़ें, कोई नई चीज़ नहीं करवा रहा, ठीक है, सारी सेम ही है। तो अगर टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो टोटल कॉस्ट सो सिंपल, सो टोटल कॉस्ट एक्चुअली दी कम्बिनेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर टोटल में, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट को दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल कॉस्ट बनती है। सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्यों कहते हैं? सेमी वेरिएबल, सेमी का मतलब होता है हाफ, वेरिएबल मीन हाफ वेरिएबल है तो फिर ऑब्वियस बात है हाफ फिक्स होगी ना, ठीक है। तो ऐसी कॉस्ट जिसमें कुछ पोर्शन फिक्स का है कुछ पोर्शन वेरिएबल का है, हाफ का जरूरी होना नहीं है, कुछ पोर्शन फिक्स का है कुछ पोर्शन वेरिएबल का है तो हम उसको कहेंगे टोटल कॉस्ट, दैट इज द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो है वो कैसे बनती है, क्योंकि सेमी वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास कुछ हिस्सा फिक्स का होता है और कुछ हिस्सा हमारे पास वेरिएबल का होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेमी वेरिएबल कॉस्ट बन जाती है। और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का जो ग्राफ बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है। अगर हम ग्राफ बनाएं, खैर बना तो हुआ है लेकिन चलें, जहाँ पे हमने सारों के ग्राफ बनाए इसका भी बना देते हैं। सेमी वेरिएबल का ग्राफ ये बनता है कि सबसे पहले यहाँ पे फिक्स कॉस्ट का ग्राफ बनता है, ये मेरी पास फिक्स कॉस्ट आगे मान लें, तो दिस इज माय फिक्स कॉस्ट, ये फिक्स कॉस्ट आ गई, ठीक है, जो कि आपको पता है ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगी, जैसे कि हमने कहा था 50,000 कराया। और वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट ओरिजिन से स्टार्ट होती है। तो जब वेरिएबल कॉस्ट को स्टार्ट लूँगा, वेरिएबल कॉस्ट ने ओरिजिन से स्टार्ट होनी है तो वेरिएबल कॉस्ट यहाँ से स्टार्ट होगी, तो दिस इज माई वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट और हॉरिजेंटल लाइन वाले भाई साहब आगे टोटल फिक्स कॉस्ट। और अगर यहाँ से मुझे टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया मेरे पास फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट में तो ओरिजिन से स्टार्ट होना है, तो ये वाला हिस्सा आ गया मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिक्स कॉस्ट आ गया, यहाँ से यहाँ तक वेरिएबल कॉस्ट आ गया, तो फिक्स प्लस दिस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज द टोटल कॉस्ट, आल्सो कॉल्ड द सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो ये मेरे पास सेमी वेरिएबल का क्या ग्राफ बनेगा। ग्राफ नहीं चाहिए मुझे, ये तो ग्राफ ऐसे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझा रहा हूँ, वरना ये इरेलीवेंट ही है एक तरह से, ठीक है नहीं। तो ग्राफ ग्रुप हमें कोई नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम टोटल कॉस्ट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देखें और अगर इसको भी न्यूमेरिकली कर लें, जहाँ हमने सारा को न्यूमेरिकल किया तो इसको भी बेचारे को न्यूमेरिकल कर लेते हैं, इसका क्या कसूर है, ठीक है। यूनिट्स आ गए हमारे पास, और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा फिक्स कॉस्ट, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, और यहाँ पर हमारे पास लास्ट में आ जाएगा सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट जो कि हमारे पास होता है टोटल कॉस्ट। ठीक हो गया जनाब, ओके। यूनिट 0 बनाए और फिक्स कॉस्ट मान लो 10,000 आ रही है, और वेरिएबल कॉस्ट मान लेते हैं 0 यूनिट है तो वेरिएबल कॉस्ट कोई आनी नहीं है, तो टोटल कॉस्ट सारी की सारी 10,000 आएगी। तो देखें अगर वेरिएबल कॉस्ट 0 है तो फिक्स कॉस्ट ही मेरी क्या बन जाती है, टोटल कॉस्ट। अगर वेरिएबल कॉस्ट नहीं है यानी कि 0 आउटपुट है तो 0 आउटपुट में फिक्स कॉस्ट ही मेरी टोटल कॉस्ट बन जाती है। और अगर 1 यूनिट बनाया तो आपको पता है 10,000 तो फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी। मान लो अगर 1 यूनिट बनाने में हमारे पास लग रहे हैं 1000, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितने लगे, 10,000 प्लस 1 11,000, ये बन जाएगा मेरे पास 11,000, ठीक है। अच्छा 2 यूनिट बना रहा हूँ तो ये 10,000 ही रहेगा, तो 1 यूनिट 1000 का बन रहा है तो 2 यूनिट कितने के बनेंगे, 2,000 के बनेंगे, ऑब्वियस बात है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा 2,000 आ जाएगा, ठीक है। तो अब कितना बन जाएगा 12,000 रह जाएगा, डन। बस अब यहाँ पे ब्रेक लगाते हैं, यहाँ से एनालिसिस देख लेते हैं। यूनिट्स क्या हो रहे हैं मेरे 0 1 2 यूनिट्स हो रहे हैं ज़्यादा। टोटल कॉस्ट चेक करें क्या हो रही है 10,000 11,000 12,000 टोटल कॉस्ट हो रही है ज़्यादा। लेकिन अगर मैं टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करूँ वो चेक कीजिएगा क्या आ रही है, ये मज़े की बात है। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट चेक कीजिएगा वो डिक्रीज़ हो रही होगी, वो क्या हो रही होगी, डिक्रीज़ हो रही होगी, ये मज़े की बात है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज़ हो रही होगी। तो टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे जब 10,000 डिवाइडेड बाई 0 करूँगा तो पहला तो आंसर नहीं आएगा, ठीक है। फिर 11,000 डिवाइड बाई 1 करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 11,000, ठीक है। फिर 12,000 डिवाइड बाई 2 करूँगा तो यहाँ से आ जाएगा 6,000। ये चेक करें मज़े की बात कि यूनिट अगर मैं ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा टोटल कॉस्ट ज़्यादा होगी लेकिन टोटल कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगी। ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब यूनिट ज़्यादा होंगे ना टोटल कॉस्ट तो ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट है, वो वेरिएबल कॉस्ट को ज़्यादा कर देगी। लेकिन टोटल कॉस्ट पर यूनिट कैसे डिक्रीज होगी, उसकी रीज़न ये है, लॉजिक ये है उसकी, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब आउटपुट ज़्यादा हुआ ना, आउटपुट ज़्यादा हुआ तो इससे हुआ क्या होगा,
वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो सेम रहा होगा, लेकिन फिक्स कॉस्ट पर यूनिट जो है वो डिक्रीज कर गया होगा, वो कम हो गया होगा। तो दैट्स ये तो सेम है, तो यहाँ से फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कम होने की वजह से जब आउटपुट ज़्यादा होता है टोटल कॉस्ट पर यूनिट भी डिक्रीज कर जाता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज कर रहा होता है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट तो यहाँ पे सेम होता है। ठीक हो गया बच्चों। अच्छा, ये हमारे पास ग्राफ्स हो गए। ग्राफ ना मुझे ग्राफ चाहिए ना मुझे सारी कैलकुलेशन चाहिए, सारी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है जी। अच्छा, मुझे सिर्फ कंसेप्ट चाहिए। ठीक है। अच्छा, तो जो हमारा टोटल कॉस्ट का ग्राफ स्टार्ट होगा तो वो ओरिजिन से अबव से स्टार्ट होता है, क्योंकि उसमें ये वाला हिस्सा फिक्स कॉस्ट का होता है और ये वाला हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का होता है। दोनों को ऐड करूँगा तो ये मेरे पास टोटल कॉस्ट बन जाता है। सिंपल इज दैट। एग्जाम्पल क्या, टोटल कॉस्ट की, टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस खैर अभी तो मोबाइल फ़ोन है, और इससे पहले अगर हम ऑफिसेज में देखें, ऑफिसेज में अभी भी लैंडलाइन यूज़ हो रहे होते हैं, पीटीसीएल के फ़ोन यूज़ हो रहे होते हैं। देखें, अगर आप ज़ीरो कॉल करते हैं तो फिर भी आपको कोई ना कोई बिल आएगा, टेलीफोन बिल फिर ना कोई आएगा। वो लाइन चार्जेस हो जाएंगे, वो कोई मेंटेनेंस चार्जेस हो जाएंगे, वो कोई ना कोई एक फिक्स जो है वो बिलिंग आएगी। वो बेशक 200 रुपये हो, 300 रुपये हो, नॉमिनल अमाउंट हो, पर आएगी। वो जो लाइन रेंट होगा, सर्विस चार्जेस होंगे, मेंटेनेंस चार्जेस होंगे, सर्विस प्रोवाइडर के नाम से, प्रोवाइडिंग के नाम से कोई चार्जेस होंगे, वो तो आएंगे। उसके बाद जितनी कॉल ज़्यादा उतना बिल ज़्यादा, तो कॉल ज़्यादा बिल ज़्यादा, ये वेरिएबल वाला हिस्सा हो जाएगा। जो फिक्स लाइन चार्जेस हैं, सर्विस चार्जेस हैं, मेंटेनेंस चार्जेस हैं, वो फिक्स हो गया। डन। इस तरह सेलमैन के लिए, सेलमैन की बेसिक सैलरी ये फिक्स होगी, प्लस जितना चीज़ें बेचेगा उतना कमीशन कमाएगा। ये तो ये बेसिक सैलरी वाला जो सीन हो गया, ये तो हो गया फिक्स, और कमीशन वाला सीन जो हो गया ये क्या हो गया, वेरिएबल हो गया हमारे पास। ठीक है जी। अच्छा, इस तरह इलेक्ट्रिसिटी बिल उसमें भी यही सीन होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में ये होता है वापडा। तो भाई अगर आप 0 यूनिट कंज्यूम करते हैं तो बिजली का बिल फिर भी आएगा। वापडा ने वो टीवी चार्जेस कुछ रखे होते हैं, नीलम जेलम सर चार्जेस होते हैं, कुछ ना कुछ फिक्स चार्जेस होते हैं, मीटर रेंट होता है, कुछ ना कुछ चार्जेस फिक्स होते हैं। अगर आपने 0 यूनिट भी कंज्यूम किए फिर भी आपका बिजली का बिल आएगा। ऐसा नहीं कि बिजली का बिल 0 आ रहा हो। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सोलर लगा लें अलग बात है, लेकिन चलो वापडा से अगर बिजली ले रहे हैं तो अगर आपने 0 यूनिट कंज्यूम किए हैं तो फिर भी आपका बिजली का बिल आएगा। और फिर जितने ज़्यादा यूनिट कंज्यूम करेंगे उतने ज़्यादा बिजली का बिल आएगा। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है इसके अंदर फिक्स चार्जेस भी होते हैं और वेरिएबल चार्जेस भी होते हैं। वेरिएबल चार्जेस नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम के साथ जुड़े होते हैं, जबकि जो फिक्स चार्जेस होंगे वो फिक्स रेंट एक्सपेंस हो सकता है, मीटर चार्जेस हो सकते हैं, तो इसके अलावा अदर एक्सपेंस होंगे। लास्ट जो हमारे पास चीज़ रहेगी स्टेप फिक्स कॉस्ट। ये स्टेप फिक्स कॉस्ट ये है, ये फिक्स कॉस्ट की ये कह लें कि एक टाइप है। ये जो हमने ऊपर फिक्स कॉस्ट पढ़ा, ये उस फिक्स कॉस्ट की एक टाइप है, स्टेप फिक्स कॉस्ट। स्टेप फिक्स कॉस्ट को एग्जांपल से समझते हैं, वैसे समझ नहीं लगेगी। एग्जांपल स्टेप फिक्स कॉस्ट की बच्चों ये है कि मान लें कि हम लोगों ने ना प्रोडक्शन की है और हमारे पास कोई स्टोरेज कैपेसिटी नहीं है। हमने क्या किया, एक वेयर हाउस जो है वो रेंट पे ले लिया। वेयर हाउस जो है हमने वो रेंट पे ले लिया। अब रेंट पे जो हमने वेयर हाउस ले लिया ना, फॉर एग्जांपल ये जो वेयर हाउस था, ये मैंने रेंट पे ले लिया। ठीक है जी, ये मैंने वेयर हाउस रेंट पे ले लिया। तो इसका रेंट था मान लो ₹50,000। ये 50,000 के ऊपर हमने रेंट ले लिया, और इसकी जो कैपेसिटी है, जो इसमें जो यूनिट्स आती हैं वो 20,000 यूनिट्स रख सकता हूँ मैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने पहले वाला वेयर हाउस 1 खरीदा, 50,000 उसका रेंट दे दिया, और उसमें 20,000 यूनिट आ सकते हैं। यहाँ पे लिख लूँगा 20,000 यूनिट आ सकते हैं, यानी कि यहाँ तक कर लेता हूँ। उसमें मैक्सिमम जो है वो 20,000 20 के यूनिट्स, 20,000 के 1000 के लिए यूज़ करते हैं, तो 20 के यानी कि 20,000 यूनिट मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, तो मान लो 20,000 यूनिट जो हैं वो तकरीबन 6 महीने में हमने 20,000 यूनिट पूरे कर दिए। तो फर्दर प्रोडक्शन होगी, और प्रोडक्शन करूँगा। तो जब मैं और प्रोडक्शन करूँगा तो अब तो यूनिट्स रखने के लिए जगह नहीं है ना, तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, एक और वेयर हाउस ले लिया। क्या कर लिया, उसके लिए मैंने एक और वेयर हाउस ले लिया, तकरीबन उतने जितना ही,
सेम साइज़ का हमने क्या कर लिया, एक और वेयर हाउस ले लिया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमने ले लिया। और जब दूसरे वाला वेयर हाउस लिया तो ठीक है, उसके लिए भी मुझे कितने पैसे पे करेंगे, 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो उसके लिए भी हमने क्या किया, 50,000 रुपये पे किया। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, उसके लिए भी 50,000 रुपये पे कर दिए। तो रुपीज़ 50,000 हमने पे किया और यहाँ पे हमारे पास 20,000 यूनिट्स और रखने की गुंजाइश आ गई, ठीक है। तो मान लें अब जब ये दूसरा वेयर हाउस हुआ आया, तो अब मेरे पास वेयर हाउस 2 आ गया। जब वेयर हाउस 2 आ गया, अब उसी साल के अंदर मान लो ये सारी सारी बात हो रही है 2025 की, 2025 की। तो 2025 में देखें, अभी साल ख़त्म नहीं हुआ, तो लेकिन क्योंकि मेरी एक रेंज पूरी होगी वेयर हाउस में यूनिट रखने की, तो मुझे दूसरा वेयर हाउस लेना पड़ा। जैसे मैंने दूसरा वेयर हाउस लिया, तो दोबारा से मेरे पास 20,000 यूनिट रखने की कैपेसिटी आएगी और अब मैं टोटल जो है 40,000 यूनिट रख सकता हूँ दोनों वेयर हाउसेज में, ठीक है। अच्छा, अब चेक करें, अब मैं किराया कितना दूंगा, अब मैं किराया कितना दे रहा हूँ। अब जैसे मैं जब दूसरा वेयर हाउस लूंगा, दूसरा वेयर हाउस भी किराए पे लूंगा, अब किराया कितना दे रहा हूँ, अब दोनों वेयर हाउसेस का किराया दे रहा हूँ, वेयर हाउस 1 का भी, वेयर हाउस 2 का भी। तो उसी साल के अंदर, साल के शुरू में 50,000 किराया चल रहा था, जून के बाद अब किराया 1 लाख जाना शुरू हो गया। इसका मतलब अब जब दूसरा वेयर हाउस लूंगा, तो अब चेक करें मेरा किराया कितना जा रहा होगा। अब तो मेरा 100 के किराया जा रहा होगा, 100 के किराया जा रहा होगा, ठीक है। तो मान लें ये हमने 20,000 यूनिट लिया और ऐसा हुआ अक्टूबर के महीने में वो भी हमने 20,000 यूनिट पूरे कर दिए। जब अक्टूबर में वो भी मैंने 20,000 यूनिट से पूरे कर दिए, तो अब नवंबर और दिसंबर, मान लें हमने सब कुछ बेचना है जनवरी के बाद, एक्सपोर्ट करनी होगी, कुछ ना कुछ करना होगा। मान लें हमने जनवरी 26 में जाके सारे यूनिट्स बेचने हैं, ठीक है। तो अब क्या किया, अक्टूबर में वो सेकंड वेयर हाउस भी मेरा पूरा हो गया, अब रह गया नवंबर दिसंबर। अब 2 महीने प्रोडक्शन तो होनी है, 2 महीने काम तो चलना ही चलना है। अब 2 महीने यूनिट्स रखने के लिए मुझे दोबारा वेयर हाउस खरीदना पड़ा। तो मैंने क्या किया, वो दोबारा वेयर हाउस खरीद लिया। तीसरा वेयर हाउस आ गया हमारे पास। अब वेयर हाउस क्या आ गया, 3 आ गया। जब वेयर हाउस 3 आ गया, खैर यहीं से आपको कहानी समझ लग गई होगी। अब जब वेयर हाउस 3 आया, वो भी तकरीबन हमने सेम सेम ही खरीदा तकरीबन, अगर सेम बन जाए तो ये मेरे से। अच्छा जी, हमने तीसरा वेयर हाउस ले लिया। अब आगे मेरे पास वेयर हाउस 3। जब वेयर हाउस 3 आया, उसमें मान लें अभी सिर्फ मैंने उसमें 20,000 यूनिट रखने की कैपेसिटी है, मैंने 5,000 सिर्फ अभी यूनिट रखे हैं, लेकिन किराया उसका भी 50,000 है, तो किराया उसका भी 50,000 दूंगा। तो देखें, अक्टूबर में जाके, ये अक्टूबर के महीने में हमने वेयर हाउस लिया और ग्रीन वाला वेयर हाउस हमने जून के महीने में लिया और पहले वाला वेयर हाउस मैंने जनवरी में लिया। तो जनवरी से लेकर जून तक किराया 50,000 था। जैसे ही जून आया, जून का महीना खत्म हुआ, तो किराया 1 लाख हो गया। अक्टूबर में हमने नया ले लिया, तो उसके बाद अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन 3 महीनों का किराया 1.5 लाख हो गया। तो एक ही साल में किराया वेरी करता रहा, 50,000 से इंक्रीज होते होते 1.5 लाख तक पहुंच गया। इसका मतलब जैसे ही मेरी 20,000 वाली रेंज पूरी हुई, जैसे ही मेरी 20,000 वाली रेंज हुई, मेरा स्टेप अप हो गया। इसका मतलब पहले 50,000 किराया दे रहा था, 20,000 की रेंज के बाद नया वेयर हाउस आया, अब 50,000 की बजाय 1 लाख का मेरा किराया जाना शुरू हो गया। अब जैसे ही वही 20,000 की रेंज पूरी हुई, तो मैंने एक तीसरा वेयर हाउस ले लिया। अब जो किराया था वो 150 का जाना शुरू हो गया। सो दिस इज द स्टेप अप कॉस्ट, दिस इज द स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो स्टेप फिक्स कॉस्ट में जब एक पर्टिकुलर रेंज कंप्लीट हो जाती है, उस पर्टिकुलर रेंज कंप्लीट होने के बाद आपका जो फिक्स कॉस्ट, एक फिक्स एक्सपेंस है, वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर एक और पर्टिकुलर रेंज कंप्लीट होगी, तो आपका जो फिक्स एक्सपेंस है वो इंक्रीज हो जाएगा। इस तरह स्टेयर्स बनते रहेंगे, इस तरह स्टेयर्स बनते रहेंगे, स्टेप अप होता रहेगा। इसकी वजह से इसको कहते हैं स्टेप फिक्स कॉस्ट। तो जैसे ही आपकी ये रेंज कंप्लीट हुई, तो आपका खर्चा स्टेप अप हो गया। जैसे ये रेंज कंप्लीट हुई, तो आपका खर्चा स्टेप अप हो गया। तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्टेप फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। अच्छा जी, होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 है, तो नन्ही मुन्नी से प्रैक्टिस है। तो जो भी हमने कुछ पढ़ा उसकी छोटी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि जो भी हमने सीखा वो हमें आ जाए, ठीक है। करना तो वैसे आपको चाहिए, ठीक है। अभी फिलहाल हम डेडिकेटेड ही क्लास ले रहे हैं, तो फिर मैं चलो सपोर्ट कर देता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर बताना है। ये वॉल्यूम और एक्टिविटी है। वॉल्यूम और एक्टिविटी का मतलब होता है आउटपुट, यानी कि प्रोडक्शन। वेरिएबल कॉस्ट है,
अगर आउटपुट इंक्रीज हो जाए तो बिहेवियर इन टोटल, यानी कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, तो आउटपुट ज़्यादा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा, और पर यूनिट पे सेम रहेगी। डिक्रीज खुद कर लेना। फिक्स कॉस्ट पे आ जाए, अगर फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो, सॉरी फिक्स कॉस्ट आ गया, अगर यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा तो टोटल फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी और पर यूनिट फिक्स कॉस्ट डिक्रीज कर जाएगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट पे आ जाए, अगर यूनिट ज़्यादा प्रोड्यूस करूँगा तो टोटल कॉस्ट भी ज़्यादा, लेकिन कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा हमारा, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3 में एग्जाम्पल बनाती है। हमारे पास कहता है सेलमैन की सैलरी है 50,000 पर मंथ, ₹10 पर यूनिट सोल्ड एज अ कमीशन। अगर वो एक यूनिट बेचता है तो एक यूनिट को बेचने में उसको 10 रुपये का कमीशन मिलेगा, और वो भाई साहब कितने यूनिट बेचते हैं, जज्बात में आके 1500 यूनिट बेचता है पूरे साल में। रिक्वायरमेंट क्या है, फाइंड टोटल सैलरी फॉर द ईयर, टोटल सैलरी। अब जब टोटल सैलरी कह दिया तो फिक्स भी होगा कुछ और वेरिएबल भी कुछ पोर्शन होगा, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से कैलकुलेट करूँ फिक्स और वेरिएबल, ठीक है, तो फिक्स कॉस्ट आ गई 50,000 पर मंथ है और पूरे साल की, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ फॉर द ईयर, पूरा साल। ये कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने एक एक रिक्वायरमेंट की लाइन को अच्छे से पढ़ना है, वो पर मंथ है, पर क्वार्टर है, पर वीक है, पर ईयर है, तो ये आपने लफ्ज़ों को और से देखना है क्योंकि इन लफ्ज़ों की बड़ी इंपॉर्टेंस है, ठीक है जी। तो 50,000 पे एक महीने के मुझे पूरे साल के लिए चाहिए, तो 50,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करूँगा तो आंसर आ जाएगा 50,012 6 लाख, 6 लाख आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। और यहाँ से मुझे वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करूँगा, अच्छा जी कितने यूनिट्स बेचे, 1500 यूनिट्स बेचे और एक यूनिट्स को बेचने के कितना कमीशन मिला है, 10 रुपये का, तो वेरिएबल कॉस्ट कितनी है कमीशन से, 15,000, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरे पास 615,000, ये मेरे पास आ जाएगी 615,000 और ये मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, सिंपल, ठीक है जी। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4, अब प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। इस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 में आप क्या करेंगे, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट शुड बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल, फिक्स, स्टेप और सेमी वेरिएबल। तो हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से फिक्स कौन है, वेरिएबल कौन है और उसके बाद सेमी वेरिएबल कौन है, ठीक है। ये मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए, वेरिएबल, फिक्स, स्टेप, फिक्स और सेमी वेरिएबल, ये सारी कॉस्ट मुझे ढूंढनी है, ठीक है जी। वीडियो को पॉज कीजिएगा, ठीक है, ये मुझे ना देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा। वीडियो को पॉज करने के बाद तसल्ली से 1 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट लगा दें, खुद से सॉल्व कीजिएगा। सो व्हेन यू हैव डन योर वर्क देन यू कैन स्टार्ट द वीडियो, फिर देखिएगा कि मेरा सोल्यूशन क्या है, ठीक है। अब ऐसा नहीं देखा, अच्छा सर तो करवा ही रहे हैं तो चलो जो सर करवा रहे हैं मैं वही देख लेता हूँ तो मेरी प्रैक्टिस है, भी ऐसे आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, आप खुद करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है जी। अच्छा जी, तो सेलमैन, तो वीडियो पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं अब सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूँ, तो इससे पहले आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद से करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप पार्ट देखेंगे। ईच सेलमैन इज पेड अ कमीशन ऑफ 10,000 पर मंथ प्लस ₹2 पर यूनिट। याद रखिएगा जो भी रेट पर यूनिट पे आ जाए ये हमेशा वेरिएबल के लिए होता है, क्योंकि जब ये टोटल से मल्टीप्लाई होगा तो ये बदल जाएगा, ठीक है। तो पर यूनिट हमेशा वेरिएबल वाली चीज़ होगी और जो टोटल में होगा वो हमेशा फिक्स होगा टाइम के साथ, क्योंकि 10,000 पर मंथ है तो ये वाला हिस्सा आ गया मेरा फिक्स कॉस्ट और ये वाला आ गया मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका मतलब ये जो लाइन लिखी है ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट की लिखी हुई है। डन हो गया। मशीन ऑपरेटिव इज पेड वेजेस एट द रेट ऑफ 400 पर आवर। फिर पर आवर पर आ गया, पर आवर हो, पर यूनिट हो, कोई भी चीज जो पर है, जब वो टोटल आवर से मल्टीप्लाई होगी तो वो बदल जाएगी। टोटल ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा, अमाउंट ज्यादा आ जाएगी, टोटल कम होगा तो अमाउंट कम आ जाएगी। तो हर वो चीज जो पर के साथ जुड़ी है वो हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होगी। तो ये हमारे पास आ गई वेरिएबल कॉस्ट। थर्ड वन वाला देखते हैं। गुड्स आर स्टोर्ड इन थर्ड पार्टी वेयर हाउस। हमने तीसरी पार्टी के वेयर हाउस में चीज़ें रखवाई, तो मैं 40,000 पर मंथ किराया देता हूँ जब 5,000 यूनिट रखवाऊँ। फिर
5 से 7,000 यूनिट के दरमियान मेरा किराया बढ़ के 55,000 हो जाता है, और 7,000 से ज़्यादा यूनिट रखवाऊँ तो किराया मेरा 80,000 हो जाता है। तो ये स्टेप फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ गया। तो ये क्या आ गया, ये स्टेप फिक्स कॉस्ट मेरे पास आ गया। फोर्थ वाला, फैक्ट्री मैनेजर इज पेड अ मंथली सैलरी, टाइम के साथ जुड़ा हुआ है, मंथली सैलरी है टोटल में, तो ऑब्वियस बात है मेरे पास फिक्स कॉस्ट होगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20 पर यूनिट, मटेरियल हमेशा वेरिएबल होगा इसलिए हमेशा ये पर यूनिट में होगा। मटेरियल बहुत कम है कि टोटल में आए, अगर टोटल में आएगा तो टोटल यूनिट लाजमी देगा ताकि पर यूनिट इसका रेट हम फाइंड कर सकें। तो मटेरियल हमेशा हमारे पास हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होगा। और इलेक्ट्रिसिटी बिल बता चुका, ये तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि इसमें फिक्स भी होगा और वेरिएबल भी होगा। और लास्ट में मशीन इज सर्विस, हो गया, लास्ट में मशीन इज सर्विस फॉर 20,000 आफ्टर यूज ऑफ एवरी 2,000 आवर, 2,000 घंटे गुजरने के बाद 20,000 की सर्विस करवाऊंगा। अगर वो 2,000 घंटे साल में 2 मरतबा आ गए तो 2 मरतबा वो सर्विस करवाऊंगा, वो 2,000 घंटे साल में पूरे ही ना हो तो कोई सर्विस नहीं करवाऊंगा। इसका मतलब इस सर्विस का ताल्लुक मशीन के चलने से है और मशीन का ताल्लुक है प्रोडक्शन के प्रोसेस से। तो ये वाली मेरे पास बन जाएगी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट हमारे पास आ गया प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने क्या करना है, फॉलोइंग एक्सपेंस रिलेटेड टू हैरी वांट शॉप, हैरी के पास जादू की छड़ी की दुकान है, उसने मूवी में काम करना छोड़ दिया लगता है, उसने अपनी दुकान खोली, जादू की छड़ी बेचता है वो। और फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 24, और ये सारी कैटेगरीज हैं, डायरेक्ट रिक्वायरमेंट पे जाते हैं, टोटल वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट कर दें और टोटल प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। यानी कि मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट चाहिए और उसके बाद टोटल मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट चाहिए, तो दोनों हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी, अच्छा दोनों कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। और टोटल वगैरह जो है, टोटल वगैरह का काम चाहिए आप लोग खुद से देख लीजिएगा, टोटल कर लीजिएगा खुद से। ठीक है जी, अच्छा जी, अच्छा जी, क्योंकि मुझे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट दोनों कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल फिक्स कॉस्ट, ये टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी, और यहाँ पे हम कर लेंगे टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, पॉइंट नंबर 1 बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 में कह रहा है फैक्ट्री रेंट फॉर द ईयर, भाई पूरे साल का फैक्ट्री रेंट है तो ये तो फिक्स कॉस्ट होगा, तो फैक्ट्री रेंट 240 आ गया, तो नंबर 1 हम लिख देंगे फैक्ट्री रेंट कितने का है, 240,000 का, तो यहाँ पर आ जाएगा 240,000 का फिक्स। सेकंड वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड फॉर फैक्ट्री एसेट वाज 80,000 फॉर द ईयर, इंश्योरेंस एक्सपेंस है पूरे साल का, फिक्स कॉस्ट है। ये मेरे पास आ गया 80,000 का। ठीक है जी, अच्छा सेकंड आ गया ट्रांसपोर्टेशन पेड, ट्रांसपोर्टेशन पेड फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, कहता है रॉ मटेरियल को परचेज किया उसके ट्रांसपोर्टेशन पे करेंगे एट द रेट ऑफ ₹5 पर यूनिट, यानी कि एक यूनिट के 5 रुपये ट्रांसपोर्टेशन के लगेंगे, तो ये वाला आ गया हिस्सा वेरिएबल कॉस्ट का। टोटल रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 50,000, तो 50,000 यूनिट हमने टोटल परचेज किए और उसकी जो परचेज प्राइस आ गई, उसकी जो परचेज प्राइस आ गई वो 60 आ गई। तो दो काम कर सकते हैं हम, 60 + 5, 65 इंटू 50,000 ये भी कर सकते हैं, परचेज प्राइस अलग ले जाएं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अलग ले जाएं, कोई टेंशन नहीं है। तो रेट पर यूनिट पर है और रॉ मटेरियल परचेजिंग प्राइस भी पर यूनिट पर है, तो दोनों का ताल्लुक वेरिएबल कॉस्ट से। तो पॉइंट नंबर 3 आ गया। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 3 जो आ गया हमारे पास मटेरियल कॉस्ट आ गई, ये टोटल कर लीजिएगा आप, टोटल मैं नहीं करूँगा। 50,000 यूनिट हैं और एक यूनिट कितने का खरीदा था मैंने, 60 का, 60 का खरीदा था।
तो 6 5 ज़ा 30, 3 मिलियन आ गया, 30 और 2 ज़ीरो, 3 मिलियन आ जाएगा। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 50,000 यूनिट्स और एक यूनिट्स मंगवाने पर 5 रुपये देने पड़े थे, तो अब 5। अच्छा, अलग अलग भी कर सकते हो, अब ये 60 प्लस 5 65 भी कर सकते हो इंटू 50, ज़रा डायरेक्ट आंसर आपका जल्दी आ सकता था। 5 5 ज़ा 25, ठीक है। अच्छा जी, फोर्थ नंबर देखते हैं यार। फोर्थ नंबर वो कह रहा है डायरेक्ट लेबर वॉज पेड एट द रेट ऑफ 10 पर आवर आ गया, तो ये तो वेरिएबल कॉस्ट आ गया। टोटल डायरेक्ट लेबर आवर वर्क फॉर द ईयर, 40,000 घंटे हम काम किए, तो टोटल आवर आ गए, मल्टीप्लाई बाय ₹10 पर आवर आ गए, यहाँ से टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। तो 40,000 इंटू 10 करूँगा, 4 वाला क्या करूँगा, लेबर कॉस्ट। तो लेबर कॉस्ट में क्या करूँगा, 40,000 घंटे, 1 घंटे के 10 रुपये मिले, तो 4 लाख यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 5 पे, मशीन रिपेयर वाज कैरिड आउट ड्यूरिंग द ईयर। कहता है ड्यूरिंग द ईयर जो है हमने मशीन को रिपेयर करवाया। 20,000 एनुअल शेड्यूल रिपेयर, भाई 20,000 तो हर साल मशीन की रिपेयरेंस करता ही करता हूँ, तो ये मेरे पास फिक्स कॉस्ट का आ जाएगा। 5,000 फॉर पार्ट रिप्लेसमेंट आफ्टर एवरी 2,000 आवर यूजेज, हर 2,000 घंटे गुजरने के बाद 5,000 का एक पुर्जा चेंज करवाता हूँ। तो 2,000 घंटे का ताल्लुक वक्त के साथ नहीं है, इसका ताल्लुक मशीन के चलने के साथ है। तो ये वाला हिस्सा जो आएगा मशीन वाला, ये मेरे पास आ जाएगा वेरिएबल कॉस्ट वाला हिस्सा। तो फिक्स कॉस्ट आ जाएगा एनुअल शेड्यूल, एनुअल मशीन मेंटेनेंस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फिफ्थ में एनुअल मशीन मेंटेनेंस, जो कि 20,000 रुपये पर होनी है, ठीक है। और उसके बाद 5,000 का पार्ट रिप्लेस होगा आफ्टर एवरी 2,000 आवर्स, और ड्यूरिंग द ईयर मशीन वाज यूज 6,000, तो पूरे साल में 6,000 घंटे मशीन चली है, तो पूरे साल में 3 मरतबा जो है वो पार्ट रिप्लेस होगा। तो इसका मतलब है अगर पूरे साल में 3 मरतबा पार्ट रिप्लेस हो रहा है तो एक पार्ट 5,000 का है, तो 3 मरतबा 15,000 का खर्चा हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो 16,000 जो है ये हमारे पास एक्सपेंस आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, और ये हमारे पास बनेगा हमारा वेरिएबल, ठीक है जी। अच्छा जी, अगर 2,000 घंटे मशीन चले तो 5,000 का खर्चा आता है, सॉरी डिस्क्रिप्शन लिख लो ज़रा, पार्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, पार्ट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये कैसे आएगा, अगर 2,000 घंटे मशीन चले तो 5,000 का खर्चा आता है। मुझे बताओ कि अगर 6,000 घंटे मशीन चले तो कितना खर्चा आएगा, तो आंसर आएगा 15,000, ठीक है। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3 5 ज़ा 15,000 का खर्चा आ जाएगा। एंड आई थिंक सो वी हैव डन विद इट। ओ नहीं भी रहता यार, इलेक्ट्रिसिटी आ गया जनाब। तो बिजली का बिल जो है 24,000 फिक्स आ गया, और पर यूनिट 5 रुपये पर यूनिट है, और हमने 11,000 यूनिट बिजली के कंज्यूम किए हैं पूरे साल में। तो फिक्स कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी 24,000 आ गया। तो इलेक्ट्रिसिटी फिक्स कॉस्ट जो आई वो हमारे पास आ गया 24,000, और जो वेरिएबल आया इलेक्ट्रिसिटी का वो हमारे पास भाई आया कितना, 5 इंटू 11,000। अच्छा जी, तो 5 इंटू 11,000 कर दूंगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, वेरिएबल आ जाएगा। सो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, सो 11,000 यूनिट कंज्यूम किए 5, तो 5 11 ज़ार 55,000 पे चला जाएगा, टोटल आपके हिस्से में आ जाएगा, ठीक है जी। और लास्ट में हमारे पास रह गया अदर फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड 90,000,
ये हमारे पास फिक्स FOH आ गया, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या आ गया, फिक्स्ड FOH आ गया, और फिक्स FOH जो हमारे पास आ जाएगा 90,000, वो हम फिक्स कॉस्ट में जाके ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल हो गया बच्चों कंप्लीट, ठीक है जी। तो लास्ट में 7 पॉइंट पर आ गया फिक्स FOH, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, दैट इज द कितने थे 90,000 से, ठीक है। तो 90,000 क्या करेंगे, यहाँ पे हम ऐड कर देंगे 90,000 को, तो ठीक है, ये आपके इसी में आ जाएगा 1 2 3 4 5 5 को ऐड करके टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगा, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इन पाँचों को ऐड करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके पास आ जाएगा, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। और इस चैप्टर 0 में लास्ट कॉन्सेप्ट कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस रह गई हैं। वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है उम्मीद आप लोग कर लेंगे यार, और इतनी मुश्किल नहीं है, आंसर लिखे हुए हैं, ठीक है जी। मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ये सारे के सारे आंसर्स हैं, ठीक है। अगर इनमें किसी में प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास भी कैलकुलेटर नहीं है तो ये तो नहीं कर सकता, ठीक है। ये वाला कैलकुलेट, ये वाला देख रहे शायद इसका आंसर शायद ये वाला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। चले करवा ही देता हूँ, 2 मिनट लगने मुझे। अच्छा जी, क्योंकि इनमें शायद मुझे लग रहा था कि एक आधा ना इनमें से आंसर गलत है, ये ना आप ही गलत कर दो। अच्छा, मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन, हमने क्या करना है, मटेरियल यूज़ करना है, ठीक है। मटेरियल यूज इन प्रोडक्शन का मतलब है कि जो जब मैं प्रोडक्शन करूँगा ना, तो 2600 ग्राम का अगर मटेरियल होगा तो मेरा जो प्रोडक्ट है ना, जो आउटपुट है वो बन पाएगा। 2600 से कम, 2600 से ग्राम से कम, थोड़ा सा भी ग्राम कम होगा, वो जो मैं प्रोडक्ट बनाना चाह रहा हूँ नहीं बनने वाला, ठीक है। प्राइस ऑफ मटेरियल जो है ₹20 पर kg। अब यहाँ पे देखें कन्वर्जन आनी है, ठीक है। अब ये कन्वर्जन जो है ये बच्चों को बहुत तंग करती है, बहुत ज़्यादा तंग करती है। कॉस्ट में ना आधा मसला तो ना बच्चों को कन्वर्जन में आता है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना, ग्राम को kg में, kg को ग्राम में, ठीक है। पर आवर को पर kg में, सॉरी पर आवर को पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, पर kg को पर यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इस तरह की ना कन्वर्जन करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो कन्वर्जन को अच्छे से सीख लीजिएगा, क्योंकि कॉस्ट में इसने पीछे छोड़ना नहीं है, और स्पेशली डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में और CVP वाले चैप्टर में तो बहुत ही कन्वर्जन तबाही की पूछेगा आपसे। पहले वाला केस ये है कि मटेरियल यूज़ है 2600 ग्राम, और प्राइस ऑफ मटेरियल मुझे दे रहा है 20 kg। तो कोई मसला नहीं है, 2600 ग्राम है, तो अगर हमने इसको kg में कन्वर्ट करना तो कर सकते हैं। 2600 है तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास 2.6 kg आ जाएंगे, ठीक है। तो 2.6 kg मुझे चाहिए मटेरियल। प्राइस ऑफ मटेरियल ₹20 पर kg, 1 kg कितने का, 20 का। तो कॉस्ट ऑफ 2600 ग्राम या कॉस्ट ऑफ 2.6 kg, बात एक ही है, तो कितनी आ जाएगी, 200 को सॉरी 20 को मल्टीप्लाई कर दें 2.6 से, तो आंसर कितना आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए 20 मल्टीप्लाई बाई 2.6, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा 52, ये मेरे पास क्या आ जाएगा 52, यानी कि ₹52 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा, ये वाला आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आएगा रुपीज़, ये वाला आंसर इज करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट वन। सो ₹52, और ये आ जाएगा पर kg, कितना आ जाएगा पर kg, ठीक है। यानी कि 1 kg या 2600 ग्राम, तो ये मेरे पास आ जाएगा। तो रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा 52, और पर kg सॉरी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 20 है ये 2.6 kg का, बस ₹52 इज़ माई आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। सेकंड हमारे पास आ गया क्वेश्चन 2, मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक अ केक। एक केक बनाने के लिए ना मुझे 1500 ग्राम चाहिए। वेस्टेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द प्रोसेस, ड्यूरिंग द प्रोसेस मुझे पता 15% मटेरियल मैं ज़ाया करूँगा।
फाइंड द ग्रॉस इनपुट मटेरियल। ग्रॉस इनपुट मटेरियल क्या हो? ये वाली वैरायटी तो एग्जामिनर इतनी लगाता है मटेरियल वाले चैप्टर में, आगे डिसीजन मेकिंग वाले चैप्टर में, रेलिवेंट कॉस्टिंग में, तो ये वैरायटी तो लगाएगा ये वाली कि वेस्टेज हो गई तो बताओ ग्रॉस इनपुट या इनपुट मटेरियल कितना। तो उसके लिए ये सीन सुन लें, ये देखें ज़रा। सीन कुछ ये होगा कि यहाँ पे ना हमने इनपुट लिया होगा, ये इनपुट मटेरियल होगा, ठीक है। इनपुट मटेरियल आगे प्रोसेसिंग के लिए जाएगा। जब वो प्रोसेसिंग के लिए जाएगा ना तो उसके अंदर 15% वेस्टेज आएगी और वो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मटेरियल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा 100%, वेस्टेज कितनी करूँगा 15%। 15% ज़ाया करने के बाद मेरे पास कितना बच जाएगा 85%। डन हो गया। अब आउटपुट जो भी होगा वो 85% होगा मटेरियल का, इनपुट का 85% होगा क्योंकि 15% तो मटेरियल मैं ज़ाया कर चुका हूँ, ठीक है। आउटपुट कितना है? मुझे 1500 ग्राम हर हाल में पूरा चाहिए ताकि जिससे चीज़ बने। इसका मतलब ये होगा ये जो मेरे पास आउटपुट है ना 1500, ये यहाँ पर होगा। आउटपुट कितना है मेरे पास 1500। तो ये जो 1500 है ना बच्चों, ये है 85% पर। मुझे इसको उठा कर लेके जाना है 100% पर। तो मैं ये कहूँगा इस 1500 से एक बात करूँगा, मैं कहा 1500 ग्राम तुम हो 85% पर, मुझे ले जाओ 100% पर, ठीक है। तो यहाँ से मैं ग्रॉसिंग करूँगा, यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो मेरा 100% इनपुट मटेरियल होगा और वो नॉर्मली आपके पास आंसर आ जाता है। 1500 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100, 1765। सो 1765, ठीक है। तो 1765 जो है ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, 1765। तो यहाँ पे जो मटेरियल मेरे पास बचेगा वो बचेगा 1765 ग्राम। 1765 ग्राम ये यूज़ करूँगा। इसके बाद 15% अगर ज़ाया हो जाए तो पलट के मेरे पास 1500 पूरा बचेगा। तो बेशक हम चेक कर लेते हैं। तो 1765 है और इसमें से 15% अगर माइनस करूँ, 15% माइनस कर लूँ या इसका डायरेक्ट 85% ले लें तो वो आपके पास ये 1500 बन रहा होगा। इसलिए इतनी ज़्यादा तसल्ली करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये ग्रॉसिंग याद रखनी है, ठीक है, ये वाली वैरायटी याद रखनी है। आगे आ जाए। बस ठीक है यार, आगे खुद कर लीजिएगा, आगे आसान है। आगे मेरा नहीं ख्याल कितना मसला आने वाला है, ठीक है। बाकी सही है, ये खुद कर लीजिएगा यार होमवर्क में, ठीक है। बाकी में मसला आएगा तो मुझसे मैसेज करके मुझसे पूछ लेना, फिर मैं आपको उसका समझा दूंगा, सोल्यूशन सेंड कर दूंगा, ठीक है। आगे बच्चों वाली चीज़ें। नेक्स्ट हमारे पास ग्रोथ रेट आ गया बच्चों, ग्रोथ रेट आ गया। ग्रोथ रेट में करना गया जिस तरह हम पुराने बचपन से ग्रोथ रेट कैलकुलेट करते हैं ना, कॉस्ट में हमने वैसे कैलकुलेट नहीं करना क्योंकि मैंने जितना टाइम बचाना है मैंने यहाँ से बचा लेना है। तो हम शॉर्टकट तरीके से चीज़ें देखेंगे ताकि चीज़ों को क्विकली हम समझ सकें और क्विकली जल्दी लिख लें ताकि मुश्किल एरिया में वक्त जो है हमें चाहिए होगा कि वक्त हमारा वहाँ पे लग जाए। तो जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस होगी वो हम शॉर्टकट से कर लेंगे। ग्रोथ रेट जब भी आपने कैलकुलेट करनी होगी तो फॉर्मूला वही है जैसे हम इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, करंट माइनस प्रीवियस डिवाइडेड प्रीवियस इनटू 100। बस ग्रोथ का फॉर्मूला ये होता है, ये स्टैंडर्ड होता है। विषय इकोनॉमिक्स में आ जाए, बिजनेस में आ जाए, अकाउंटिंग में आ जाए, कॉस्ट अकाउंट जहाँ मर्जी आ जाए, ये सेम रहता है। अब वो कह रहा है इन जनवरी ऑयल वाज 200 बट इन फेब्रुवरी ऑयल प्राइस इंक्रीज टू 215। तो करंट प्राइस कितनी है 215, प्रीवियस प्राइस कितनी है 200, तो डिवाइडेड बाय 200 इंटू 100 करूँगा तो यहाँ से हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी, ठीक है। देख लीजिएगा क्या परसेंटेज आती है, ठीक है। तो ये वहाँ से ग्रोथ रेट आ जाएगा हमारे पास। अगर आंसर प्लस में आएगा तो इंक्रीज होगा, माइनस में आएगा तो डिक्रीज होगा, ये याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाए परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का मीनिंग क्या करना है, यहाँ पे तो हम लगाएंगे शॉर्टकट। या तो आप 100 को बेस बना लो या तो आप 1 को बेस बना लो, दोनों सही है। याद रखना जब भी परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात करूंगा अपने 100 में इंक्रीज करना है और 100 में डिक्रीज करना है। मिसाल के तौर पर अगर मैं वो कहता हूँ कि मटेरियल कॉस्ट में 10% इंक्रीज आएगा अगले साल, 10% इंक्रीज आएगा, तो आपने वो इंक्रीज किस में करना है 100 में करना है। तो बेस 100 है, जब मैं कहूँगा 10% इंक्रीज तो 100 प्लस 10 आप कहेंगे सर 110%। मैं कहूँगा 20% इंक्रीज आपने कहना सर 100 प्लस 20 120%। अच्छा मैं कहता हूँ 30% इंक्रीज तो आप कहेंगे सर 130%। डन हो गया। ये जो 130% बोलते हैं ना आपने फौरन से माइंड में इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट कर लेना है। 130% का मतलब है 1.3, 120% का मतलब है 1.2,
10% का मतलब है 1.1, क्योंकि 10% इंक्रीज मीन 100 में 10% इंक्रीज करना है, वो बन जाएगा 110। जब वो 110 बन जाएगा तो 1.1 बन जाएगा। मैं कहता हूं 5% इंक्रीज, आप कहेंगे सर 1.05 यानी कि 105%। 105% 1.05, या तो 100 सोच लो। अगर मैं कहता हूं 5% इंक्रीज, आप कहेंगे सर 105%। और अगर डेसिमल में सोचें तो बेस को 1 बना लो, बेस को 1 बना लो, तो 1 में या 5% 0.05 ऐड करेंगे तो 1.05 बन जाएगा। तो इंक्रीज 100 में इंक्रीज, डिक्रीज 100 में डिक्रीज। मैं कहता हूं 10% वेस्टेज आ गई, तो अब 100 में 10 माइनस करेंगे तो आंसर होगा 90%। मैं कह रहा हूं 20% डिक्रीज हो गया, तो 100 में 20 माइनस करूंगा तो 80% बच जाएगा। मैं कह रहा हूं 25% डिक्रीज हो गया तो 75% बच गया। तो आप लोगों ने ऐसा करना है। डन, होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। जैसे कि मैं पहले वाला कर रहा हूँ, ओरिजिनल वैल्यू 200 है, 12% इंक्रीज हुई है, तो कोई मसला नहीं है। ये 200 है, 12% इंक्रीज का मतलब 1.12, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। डन। 300 है, 4% डिक्रीज हुआ है, तो 300 4% डिक्रीज करने के बाद 0.96 रह जाएगा, शॉर्टकट डायरेक्ट आंसर आएंगे। 500 है, 20% इंक्रीज हो रहा है, तो 500 है मल्टीप्लाई 20% इंक्रीज, तो 1.20 आ जाएगा, 20% इंक्रीज हो जाएगा। 1 में इंक्रीज किया 120%, डेसिमल में 1.2 बनता है। या 1 को बेस बना लो, 1 में 20% इंक्रीज तो 1.2 बन जाएगा। होप सो यू अंडरस्टैंड दिस। मार्कअप मार्जिन हमारा कॉस्ट में ये बहुत साथ देगा। कॉस्ट में तो मार्कअप मार्जिन बड़ा यूज होना है, और CVP वाला चैप्टर तो सारा चलना ही मार्कअप मार्जिन के सर के ऊपर है। तो मार्कअप मार्जिन तगड़ा सा तैयार कर लें, ठीक है। मार्कअप मार्जिन आप लोगों ने IT में पढ़ी हुई है, और अगर ITA में आप लोगों ने नहीं भी पढ़ी तो इसकी एक छोटी सी वीडियो जो है मैं आपको सेंड कर दूंगा, जिसमें मार्कअप मार्जिन मैंने शॉर्टकट वाले तरीके से समझाया हुआ है। हम मार्कअप मार्जिन को इक्वेशन से नेवर एवर करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे इक्वेशन से, दिमाग खराब करें, टाइम ज़ाया करें अपना, बहुत टाइम लगता है इक्वेशन में, हम शॉर्टकट मारेंगे, ठीक है। तो मार्कअप मार्जिन आप लोगों को आता है, तो हमने शॉर्टकट तरीके से मार्कअप मार्जिन सीखना है। उसके लिए आपको छोटी सी एक वीडियो होगी, मैं ख्याल में हार्डली 10 या 15 मिनट की होगी शायद, उससे आप मार्कअप मार्जिन शॉर्टकट में सीख लेंगे, तो आप ज़बानी लम्हों में जो भी आपको परसेंटेज दे दे, प्रॉफिट दे दे, वहाँ से आप कॉस्ट निकाल लोगे, वहाँ से सेल निकाल लोगे, जो परसेंटेज दे दे, साथ एक आधी हेल्पिंग वैल्यू दे दे, तो आप लोग क्या करोगे, मार्कअप मार्जिन को फड़का दोगे, ठीक है जी। क्लियर। एक मैं कर देता हूँ आपको डेमो के तौर पर, ठीक है। बाकी अगर इसी से आप बाकी खुद से बना लो तो वेल एंड गुड। मैं करके दूंगा आपको मुश्किल वाली, और वो करूंगा दूसरा वाला, ठीक है। अच्छा जी, उसने सेल दे दी 1500, मार्कअप दे दिया 10%। हमने कहा ओहो ये तो बड़ा मसला हो गया, क्योंकि मार्कअप जो है वो नॉर्मली परसेंटेज ऑन कॉस्ट होता है। मार्कअप परसेंटेज ऑन कॉस्ट होता है, मार्जिन परसेंटेज ऑन सेल होता है। मार्कअप मीन हम कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट रख रहे हैं, मार्जिन मीन हम सेल के ऊपर प्रॉफिट रख रहे हैं, ठीक है। तो मार्कअप असल में होता है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, जबकि मार्जिन होता है प्रॉफिट ऑन सेल। अब गड़बड़ हो गई, यानी कि वो दे मुझे मार्कअप रहा है नालायक, और साथ गिवन सेल कर रहा है, तो अब मुझे थोड़ा सा रिवर्स सोचना पड़ेगा। तो इसके लिए हम शॉर्टकट बनाएंगे, शॉर्टकट ये वाला, सेल कॉस्ट प्रॉफिट, ये शॉर्टकट बनाएंगे हम। अब मुझे मार्कअप है 10%, तो 10% तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट की परसेंटेज आ गई 10%। मार्कअप है, क्योंकि मार्कअप की बेस होती है कॉस्ट, मार्कअप प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होता है। अगर मार्कअप कॉस्ट के ऊपर है तो कॉस्ट आपका है 100%, तो ऑब्वियस बात है जो सेल होगी वो आपकी होगी 110%। 110%, क्योंकि 110 में से 100 माइनस करूंगा तो प्रॉफिट आएगा। बस ये डिज़ाइन बना लेना है। शुरू में शायद थोड़ी सी देर लगे, बाद में आप बहुत एक्सपर्ट हो जाएंगे, आप ज़बानी कलामी फड़का देंगे सारा कुछ। अब खेल खेलते हैं शॉर्टकट वाला। अब जो वैल्यू गिवन करेगा ना, वहां से मैं स्टार्ट करूंगा। उसने 1500 गिवन कर दिया, 1500, तो 1500 से मैं कुछ बात करूंगा। मैं कहूँगा 1500 तुम सेल हो, और तुम हो 110 पे, तुम हो 110 पे। अगर कॉस्ट पे जाना है तो मुझे कॉस्ट पे ले जाओ, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट आ जाएगा। और अगर प्रॉफिट पे जाना है तो हम कहेंगे सेल तुम हो 110 पे, और मुझे प्रॉफिट तक जाना है तो ज़रा मुझे प्रॉफिट तक तो ले जाओ, तो मल्टीप्लाई 10 करूँगा, डायरेक्ट आंसर प्रॉफिट का आ जाएगा, जो कि मेरे पास आता है, यहाँ पे मैंने लिखा होगा यार, प्रॉफिट आता है 136, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा डायरेक्ट 136। और सेल कैसे आ गई हुई, ये कॉस्ट है, पता नहीं, देख लेना यार ये गलत ना हो ज़रा, क्योंकि यहाँ पे सेल थोड़ी है कि यहाँ पे कॉस्ट आनी चाहिए, सेल तो मैंने गिवन की हुई है, तो शायद कॉस्ट होगी, शायद नाम गलत लिखा होगा, टाइपिंग मिस्टेक होगी। 1364, शायद कॉस्ट आ जाएगी 1364। अब यार डाउट आ गया, मुझे कैलकुलेट करना ही पड़ना है।
अच्छा जी, 1500 तुम हो, 110 पे, मुझे ले जाओ 100 पे। हाँ, 1364 ही है, सही है, ओके, एक्यूरेट है, बस मैं नाम बोल देता हूँ, डन। तो ये वाला शॉर्टकट आपने लगाना है, इससे क्या होगा, विदिन द 10 सेकंड आप आंसर तक पहुंच जाया करेंगे। ठीक है जी। लास्ट हमारा हाई लो मेथड रहेगा, सेपरेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। बड़ी कोशिश की मैंने, बड़ी कोशिश की कि चैप्टर 0 को आज भड़का दूं, और लास्ट बस कॉन्सेप्ट रह गया फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। अब इंशाल्लाह ये इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो मेरा कल चैप्टर स्टार्ट होगा, हम इंशाल्लाह उसको स्टार्ट करने से पहले बस ये 10 मिनट का कॉन्सेप्ट रह गया, ये डिस्कस करेंगे, फिर मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन आपको करवा दूंगा। फिर उम्मीद है इंशाल्लाह ताला इस मेकअप क्लास से आपका अच्छा खासा एरिया कवर हो जाएगा। फिर आप जो है चैप्टर नंबर, हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बाद मैंने चैप्टर नंबर 3 ओवरहेड वाला स्टार्ट करवाया था, फिर आप क्लास के साथ मीटअप कर जाएंगे। ठीक है, तो जितना कुछ मैंने करवाया इसको रिवाइज कीजिएगा, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि जितने बेसिक कॉन्सेप्ट ये अच्छे हो जाएंगे, आगे हमें पास पेपर, यकीन करें आगे हमें पास पेपर में चलना आसान हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।